हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसन, वो मुझको खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्नम मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 17 पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुन्नम मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। रात के दूसरे पहर खिजर तकिया बगल में दबाए कमरे में दाखिल हुआ था। उसे सिमी से किसी न किसी रद्दे अमल की तवक्का थी, मगर वो उससे पहले सो चुकी थी। खिजर चंद सानिये बेड के करीब खड़ा उसे देखता रहा। उस लड़की को देखकर उसे कुछ ना कुछ जरूर महसूस होता था। वो अपनी कैफियत को सिवाय उलझन के कोई नाम नहीं दे सकता था। वो जानता था ये मोहब्बत नहीं है, लेकिन उसे लगता था जैसे उसको पहले से जानता है। सिमी की गुफ्तगू, सिमी का अंदाज, सिमी का बालों को बांधना, ये सब जैसे वो पहले कहीं देख या सुन चुका था। उसे ये चीजें चौंका रही थी, हालांकि वो उससे पहले सिमी के साथ कभी नहीं रहा था। वो सर झटक कर मुड़ना चाहता था जब उसे सिमी के वजूद पर कपकपी का एहसास हुआ। उसने 2 कदम आगे आकर गौर किया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे वाकई सर्दी लग रही थी। खिजर ने वापस मुड़कर टेबल से एसी का रिमोट उठाया और कूलिंग कंट्रोल को, फिर सिमी के करीब आकर कंबल उसके कंधों तक बराबर किया था। ऐसा करते हुए उसकी 2 उंगलियां सिमी के गाल से मस हुई थी। ओह गॉड, इसे झटका लगा। वो भट्टी की तरह दहक रहे थे। खिजर ने अब की बार उसके माथे पे हाथ रखा था। इतनी ठंड के बावजूद वो आग की तरह जल रहा था। उसे फिर से शदीद बुखार आ रहा था। उसको डॉक्टर पर शदीद गुस्सा आया, जिसने ऐसी मेडिसिन तजवीज़ की थी जिसका जरा सा भी असर नहीं हुआ था। सिमी, सिमी, आंखें खोलो। खिजर ने कंबल थोड़ा सा सरकाया और सरहाने बैठते हुए उसका सर अपनी गोद में रखा। तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, सर्दी भी महसूस हो रही है। उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। उसके बेचैनी से गाल थपथपाने पर सिमी की आंखें जरा सी वाह हुई। लब खुश्क थे, आंखों में तैरती सुर्ख डोरियां। वो गन्नूदगी की हालत में थी। ये कुछ बोलने की हालत में नहीं है। खिजर ने खुद कलामी की और इधर उधर निगाह दौड़ाई। हॉस्पिटल जाने का फायदा भी कोई नहीं था। इतने बुखार में उसे इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता था कि फौरी तौर पे बुखार उतर सके। खिजर किचन से पानी ले आया और पट्टियां भिगोकर उसकी पेशानी पर रखने लगा। जिसम में इतनी हरारत थी कि पट्टी फौरन गर्म होकर खुश्क दिखने लगती थी। अगर मैं ना आता तो ये, खिजर को गुस्सा आने लगा। सिमी खुद से तो उसे कुछ बताती नहीं थी, उसे ही चेक कर लेना चाहिए था। माँ, सिमी गनूदगी में सर इधर उधर मारते हुए टूटे फूटे अल्फाज बोल रही थी। खिजर गोद में उसका सर रखे तारहम से उसे देखने लगा। सिमी ने जरा सी आंखें खोली और उसे अजनबी निगाहों से देखा। उसे पहचान नहीं पा रही थी। रिलैक्स, अभी ठीक हो जाएगा यार, मैं तुम्हें सिरप देता हूँ। खिजर ने तकिए पर उसका सर रखा और दवाइयों के लिफाफे से बुखार का शरबत ले आया। उसे ऐसी सिचुएशन में पहली बार गुजरना पड़ रहा था। सिमी पूरी तरह आंखें नहीं खोल रही थी। दवाई के नाम पर सर नफी में हिला देती। उसने बड़ी मुश्किलों से उसके मुंह में सिरप डाला और फिर उसकी नाक को अंगूठे और उंगली की मदद से बंद कर लिया। सिमी ने चेहरे के बड़े बड़े जाविये बनाते हुए बामुश्किल हलक से उतारा था। लम्हा भर को उसने ये कड़वी और बद जायका दवा पिलाने वाले बदतमीज इंसान को नीम व आंखों से देखा। सॉरी,
खिजर ने फौरन दोनों हाथ उठाकर उस हरकत की माजरत की। भले सीमी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो, मगर उसको हंसी आ गई थी। दवा अपनी जगह पर रखकर उसने फिर से पट्टियां रखना शुरू कर दी थी। सीमी की आंखों के गोशे गर्म पानियों से भीग रहे थे। एक नन्ही सी बूंद फिसलकर कान तक पहुंच गई थी। खिजर ने उसे अपनी उंगली की पोर पर उठाया और उसकी पलकें साफ की। अम्मा, वो फिर से नींद में खुद कलामी के अंदाज में बोली थी। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। खिजर ने भी सरगोशी सी की थी। उसका हाथ सीमी के बालों में था। उसके बाल कुछ पुश्त के नीचे थे और कुछ खिजर की गोद में। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अल्लाह ताला तुम्हें बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देगा, वो खुद को तसल्ली दे रहा था। सीमी ने करवट बदलते हुए खिजर की कलाई थाम ली थी। उसका रुख अब खिजर की तरफ था। खिजर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे घर जाना है, वो हिचकियों के दरमियान मध्यम सा बोल रही थी, जैसे बच्चे रोते रोते नींद में सो जाते हैं और फिर ख्वाब में वही बातें दोहराते हैं। घर जाना? उसकी बेचैनी इस कदर थी कि वो खिजर की कलाई पर अपनी गिरफ्त बार बार मजबूत कर रही थी, जैसे मुट्ठी भींचने की कोशिश। खिजर को उसके नाखून चुभ रहे थे। हथेली की हरारत से उसका बाजू जलने लगा था, लेकिन उसने इस गिरफ्त से अपना बाजू आजाद करने की कोशिश नहीं की थी। रात अपने तीसरे पहर में दाखिल होने लगी। वो इसी तरह उसके सरहाने बैठा रहा। वो कभी माँ को मुखातिब करने लगती, कभी बहन का नाम लेती, कभी उसके चेहरे पर ऐसी तकलीफ उभरती जैसे कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। गर्दन की रगें उभरने लगती। खिजर उस पहर उस बिखरती और तकलीफ दे हालत में देखता रहा। बुखार कभी टूटने में नहीं आ रहा था। सीमी का एक बाजू उसकी कमर तक लिपटा था। वो सीमी के साथ साथ खुद भी इस हरारत के हसार में जल रहा था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसने खुद को उसी के हसार में रहने दिया। सीमी इस सब की हकदार नहीं थी। वो भी सह रही थी ना, थोड़ा सा वो भी बर्दाश्त कर लेगा तो क्या हो जाएगा। रात के तीसरे पहर के टूटने पर उसका बुखार भी टूटा था। वक्त का असर था, तन्हाई, या फिर खिजर की नरम दिली। वो उसके बारे में सोचता हुआ बेहद दुखी हो रहा था। अनजाने में आपकी जात से जुड़े लोग कितनी बड़ी तकलीफों में मुब्तला होते हैं और आपकी बेबसी की इंतहा के खिजर ने सोचते सोचते एक जख्मी निगाह उसके चेहरे पे डाली थी। पहली बार जब ये चेहरा खिजर ने देखा था, उसकी कशिश के आगे खिजर की निगाहें झुक कर रह गई थी। दूसरी बार उसे लगा उसकी पसंदीदा दास्तान की कैद की हकीकत बनकर सामने आ गई है, और आज उसके चेहरे को कितने बेदर्द हाथों ने छुआ था और कितनी बेरहम ठोकरों ने। ये मासूम सी लड़की एक बेकसूर सी मुजरम सी सजा के तौर पर खिजर को कबूल करना पड़ा था। ना चाहते हुए, इंतहाई नापसंदीदगी में वो आज इस हालत में और ऐसे हालात में उसकी दस्तरस में थी। उसकी बीवी, उसकी शरीके हयात, वो उसका मुहाफिज, हाँ, उसका साहिबान। खिजर ने बेकाबू दिल के साथ सख्ती से आंखें मीच ली थी। फिर उसी बेइख्तियार कैफियत में उस पर झुककर उसने उसके बालों में अपने लब रख दिए थे। चाहे इसको अपनी जान देनी पड़े, मगर अब इस लड़की पर कोई आंच नहीं आने देगा। जिंदगी का पहला बोसा, बेइख्तियारी का बोसा, बहार के पहले झोंके सा, मोहब्बत के अव्वलीन जायके सा। सुबह तलू हो रही थी। खिजर ग्रे कलर के ट्राउजर और वाइट ब्राउन टी शर्ट में, एक हाथ में कॉफी का मग, दूसरे हाथ में लैपटॉप थामे कमरे में दाखिल हुआ था। वो इस वक्त आरामदेह लिबास में था और उसके बावजूद उसके कसरती बदन और पर्सनैलिटी पर यह मामूल सा हुलिया उजागर कर रहा था। उसके बाल माथे पर पड़े थे, जैसे नहाने के बाद बालों में ब्रश ना किया गया हो। अलबत्ता चेहरा पुरसुकून था। वो सीधा सोफे के सामने पड़ी टेबल पर लैपटॉप रखने के बाद सीमी की तरफ मुड़ा था। सीमी उसकी मौजूदगी को मुकम्मल नजरअंदाज कर रही थी। कैसा महसूस कर रही हो? खिजर ने नरमी से पूछा। सीमी ने नजरें चुराते हुए एक लफ्जी जवाब दिया, बेहतर। कॉफी पियोगी? वो धीरे से चलता हुआ उसके करीब आकर बैठ गया। सीमी ने नामहसूस अंदाज में अपने पैर मजीद समेट लिए। कॉफी? खिजर ने दोस्ताना अंदाज में पेशकश की। जी नहीं, चाय पसंद है। खिजर ने सिप लिया। नहीं, ना कॉफी पसंद, ना चाय पसंद, ना मैं पसंद। खिजर शरीर लहजे में उसकी तरफ देखने लगा।
कुछ पसंद भी है या यहाँ कुछ तुम्हारे मतलब का नहीं? मुझे तलब नहीं है, स्पॉट सा जवाब। किसकी? खिजर ने बेसाख्ता ज़ू मैनी सा पूछा। सीमी की उठती निगाहों से उसने बदवक्त हंसी जब्त की थी। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें। सीमी ने तीखे लहजे में उसकी शरारतों पर डपटा था। खिजर बादब सा बन गया। बाखुदा मैं ऐसी जसारत कर सकता हूँ? तुम्हारी तो एक निगाह की ताब लाना मुमकिन नहीं। मेरा मासूम सा दिल सहम जाता है। खिजर के चेहरे पर सचमुच डर नजर आने लगा। सीमी ने सर झटका। ड्रामेबाज, तुम्हारे पास अच्छा मौका है मेरे साथ की चाय पीने का, और ये जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार मिल रहा है। मैं दोबारा इतना अच्छा कभी नहीं बनूंगा। खिजर ने खुले दिल से उसे ऑफर दी। वो मुस्कुरा रहा था और ये मुस्कुराहट जबरी नहीं थी। सीमी को छेड़ना और सीमी का उससे गुरेज करना उसे अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं है, आप अपनी कॉफी पिए। अफसोस, वो तासुब से सर हिलाने लगा। इस बात पर तुम्हें जरूर पछतावा होगा। खैर, क्योंकि पहली बार मैंने तुम्हें कोई ऑफर दी है तो मैं चंद दिन तक उसे खत्म नहीं करूंगा। हमने अब तक साथ ही रहना है तो शायद तुम ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहो। खिजर का अंदाज महफूज और इतला देने वाला था। उसने किस कदर खूबी से वाज़िया कर दिया था कि वो दोनों अब एक साथ रहने वाले हैं। सीमी चौंक गई। क्या मतलब? मतलब कि इस छत तले, इस कमरे में, जब तक किस्मत को मंजूर है। ये आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ एक कमरे में रहूंगी? सीमी का गुस्सा ऊद कर आया। वो अल्फाज चबा चबा कर बोली थी। ये मैंने आपसे कहा। खिजर ने सुकून से कॉफी का एक और सिप लिया। सिमी ने मुट्ठियां भींच ली। मिस्टर खिजर, सिमी ने कुछ सख्त कहने के लिए उंगली उठाई। मिसेस खिजर, उसने सीने पे हाथ रखकर सर को खाम दिया। उसकी ये अदा दिल मोह लेने वाली थी। उसने सीमी पर कुछ असर किया या नहीं, लेकिन वो गुस्से में कुछ बोल भी नहीं पाई थी। ये सब करके आप क्या जताना चाहते हैं? वो गीली लकड़ी की मानिंद सुलग उठी थी। यही कि मैं कोई अफरियत नहीं हूँ, ना ही आपको मुझसे डर लगता है। मुझे वाकई किसी से डर नहीं लगता। मेरे लिए आपके वजूद की कोई अहमियत नहीं है। वो तड़क कर बोली थी, और शायद ये इन्हीं अल्फाज की सख्ती थी कि पल भर को फिजा सन्नाटे के जद में आई थी। तो फिर एक छत के नीचे हूँ, एक कमरे में या एक बेड पर, क्या फर्क पड़ता है? वो हल्का सा हंस दिया था। मेरे लिए आपको बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो बेरुखी से कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। खिजर संजीदगी से उसे देखने लगा। सिमी का अंदाज उसे उलझन में मुब्तला कर दिया करता था। ये नए रिश्ते को अचानक कबूल ना कर सकने वाली कैफियत नहीं होती थी। सिमी के लहजे में, आंखों में खिजर के लिए कुछ और ही झलकता था। कुछ बहुत शदीद, बहुत संगीन। तुम इतना नापसंद करती हो मुझे? खिजर ने नहायत संजीदगी से लब कुशाई की। मेरा आपसे पसंद नापसंद का कोई रिश्ता नहीं है। सिमी के चेहरे पर तलखी बिखर रही थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारा मुझसे एक और रिश्ता है। खिजर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए रखी। सिमी का दिल किसी खदशे से धड़का। क्या खिजर को पता चल गया था? ना पसंद का रिश्ता, ना इंसानियत का रिश्ता, बल्कि ऐसा रिश्ता जो बाकी तमाम रिश्तों को खा जाता है। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। सिमी ने ना समझी से उसे देखा। निगाहें सवालिया हुई। नफरत का? तुम नफरत करती हो ना मुझसे? उसके धीमे लहजे में सवाल, सरगोशी में यकीन, और अंदाज में वो भेद था जिसने पहली बार की सांसें रोक दी थी। सुनहरी किरणों में चमकती उस लड़की के चेहरे पर पहली नजर पड़ते ही शकीला हयात के लबों की एक नरम सी मुस्कुराहट ने घेर लिया था। वो बिल्कुल ऐसी ही थी, खिजर के तस्वुर जैसी। उनकी आंखों में झलकते एहतराम और पसंदीदगी की चमक की मानिद, चौखट पे जैसे चांद ने कदम रख दिया हो। न जाने क्यों उनके दिल में उस लड़की की जुर्रत पर हैरानी उमड़ी। ना कैफियत ने गुस्सा उड़ा। वो पुरसुकून सी एक तरफ हो गई। तुम तारुफ ना करती, मैं तब भी समझ जाती कि तुम कौन हो सकती हो। आओ अंदर आओ। शाबाश। शुमाइला को उनके मिठास भरे लम्हे ने एकदम ढारस दी थी। वो यकायक इतनी मुतमिन नजर आने लगी जैसे आधी बाजी तो उसने खड़े खड़े जीत ली हो। और हाँ, जीतती तो वो हमेशा से आई थी, बगैर मुकाबले के, सामने वाले के हथियार छीनते हुए। आप कैसी हैं आंटी? उसने छोटे छोटे कदम उठाते हुए रस्मी सी गुफ्तगू का आगाज किया। शकीला ने सर हिलाकर जवाब देते हुए सवाल किया था। माँ बाप को बताकर आई हो क्या? क्या कहकर इजाजत ली? उनके सवाल को वो लगता भर को घर बरा गई और फिर लब भींचे हुए सफाई से अपने सच का यकीन दिलाया।
मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसके जवाब पर शकीला ने एक नज़र उस पर डाली, फिर बगैर किसी तासुर के अच्छा कहकर कदम बढ़ा दिए। वो यकीनन कुरेदने की आदत नहीं रखती थी। प्लस पॉइंट, शुमाइला ने खुद को कदरे आराम दे पाया। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा और सलीके से सजा। अंदर आकर शुमाइला ने यह सच्चे दिल से तारीफ की थी। ये घर उसका नसीब था। ये नफीस सी नरम खू औरत उसकी साथ। शुमाइला की सल्तनत कितनी हसीन तार थी। हवेली की बेटी मेरे घर की तारीफ कर रही है, इसे तुम्हारा हुस्ने नजर कहूँगे? अरे नहीं, इसे हकीकत समझिए। शुमाइला भी मुस्कुराई उठी थी। आओ बैठो, पहले ये बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? बहुत शुक्रिया आंटी, एक्चुअली ये तकल्लुफाना जुमले तो चलते ही रहेंगे, मगर बेटियां बगैर कुछ खाए वापस नहीं जाती। मुझे 2 मिनट दो, वो कहते साथ ही उठी और किचन में चाय का पानी रख कर आई। शुमाइला के दिल में सारे वहम और खदशे झाग की तरह किसी को कोने में बैठ चुके थे। वह बेचैनी से सारे में नजरें दोहरा रही थी। यहाँ इतनी खामोशी और सुकून था जैसे इन दोनों के सिवा कोई तीसरा नफूस मौजूद ना हो। घर का तुम बता चुकी हो, मैं तुम्हें कैसी लगी हूँ? वापस सोफे पर बैठते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया तो शुमाइला उनकी तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई, वैसी ही जैसी पहली नजर में देख कर लगी थी। शुमाइला ने मोहब्बत से जवाब दिया। शकीला मुस्कुराई थी। खिजर ने तस्वीर दिखाई होगी? जी। ना जाने क्यों निगाहें झुक सी गई। आंटी मेरे बारे में? हाँ, खिजर ने बता रखा है, वो गहरी सांस लेकर बोली। शुमाइला समझ ना सकी कि वो इस अंदाज से कुछ मुस्बत अखज़ करे या मनफी। मेरी कुछ मजबूरी थी जिसे आप बड़ी होने के नाते जरूर समझेंगी। सीमी और खिजर भले मुझे गलत समझें, मगर मैं तुम्हें गलत नहीं समझती बेटा, या ये कहूँ कि अब नहीं समझती। शुमाइला ने ठहरे हुए लहजे में तसल्ली कराई थी। शुमाइला की आंखें मारे तशक्कुर के नाम सी लगने लगी थी। मुझे यकीन था कि आप मुझे समझेंगी। उसने अपने जज्बाती लहजे में काबू पाया। और अब जबकि इस वाक़ये को बीते दिन गुजर चुके थे तो सीमी भी मेरी पोजीशन पर सोच सकेगी कि मैं किस कदर बेबस थी। मैं उसे जानबूझकर इस सब में नहीं धकेलना चाहती थी। शायद तुम ठीक कहती हो, मगर सीमी के लिए ना जाने अब ये सब सोचना जरूरी होगा भी कि नहीं। वो एक जो मैनी सी बात पर उसे उलझन में छोड़कर किचन में गई और कुछ देर बाद चाय के साथ 2-3 प्लेटों में सजे लवाजमात ले आई थी। शुमाइला ने उस पर नजर भी नहीं डाली थी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है आंटी। खिजर कई दिन से मेरी कॉल्स नहीं उठा रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे सीमी का भी कुछ पता नहीं चल रहा। प्लीज मुझे बताइए कि वो यहाँ है। वो कदरे बेचैनी से हाथ मसलते हुए उनसे पूछ रही थी। शकीला को उस पर तरस आ गया। हाँ, वो यही थी। उनकी हाँ में ऐसी ताकत थी कि शुमाइला के चेहरे पर बहार बनकर नजर आई। उसने आखिरी हरफ पर गौर नहीं किया था। मैं जानती थी कि खिजर मेरी दोस्त की मदद जरूर करेगा। उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसने गाल पर लड़क आए 2 आंसुओं को साफ किया था। देखो शुमाइला, मैंने तुम्हें बेटी कहा है और मैं तुम पर यकीन करके बता रही हूँ कि तुम उन्हें मजीद नुकसान पहुँचाने का सबब नहीं बनोगी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करें। शकीला ने यह पूछना जरूरी नहीं समझा था कि वो किसकी बात कर रही है। मोहब्बत तो शायद तुमने अब खो दी है। हाँ, बस उनकी हिफाजत वाली अपनी बात पर कायम रहकर तुम अजाला कर सकती हो। वो गौर से देख रही थी। मैं वादा करती हूँ मुझे सीमी से मिला दें प्लीज। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। मैं उसे मना लूंगी। तुम उससे मिल तो नहीं सकती शुमाइला, मगर दिल में इत्मीनान रख लो कि एक ना एक दिन वो तुम्हें माफ कर देगी। मतलब? वो सब कुछ भूल कर उनकी सूरत देखने लगी। जब इंसान को खुशियां मिलने लगती हैं तब वो अपने दुखों और उन दुखों से वाबस्ता लोगों को भूलना शुरू कर देता है। बस देर होती है तो इस बात की कि खुशियों की उस दस्तक पर कवार कब खोले जाते हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। शुमाइला को ना जाने क्यों कुछ गलत होने का एहसास सताने लगा। कुछ ऐसा कि हवास के हक में ना हो। मेरी बात मानोगी? जी, उसने बदवक्त जवाब दिया था। जो कुछ तुमने किया वो तुम ठीक करने की हिम्मत नहीं रखती तो उसे भूल जाओ। सीमी को भी, खिजर को भी। नहीं, ये नामुमकिन है, वो बेसाख्ता बोली थी। जो बात तुम चाहती हो वो भी अब नामुमकिन है। शकीला आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों से जमीन खींचते जा रही थी।
कुछ नामुमकिन नहीं है, रास्ते अब भी निकल सकते हैं, वो जिद्दी लहजे में बोली थी। रास्ते तब भी निकल सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसका मतलब अब यही है कि आपका बेटा मोहब्बत करता है मुझसे आंटी, ये कोई मजाक नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है, वो चीख कर कहना चाहती थी मगर जब्त में कह रही थी। इससे बड़ी हकीकत एक और है, वो अब सीमी का शोहर है। हाँ तो सीमी, एक धमाका हुआ, आसपास जोरदार ब्लास्ट। समझ में नहीं आया कि कुछ अंदर से फटा कि बाहर। क्या कहा आपने? पैरों में फटा है कि सर पर? सीमी का बारूद आंखों में फैला है या दिमाग पर चढ़ा है? सीमी और खिजर का निकाह हो गया है। उसी रात उसी पहर एक जोरदार जलजला आया। शुमाइला इतने जोर से जमीन पर गिरी कि क्रिस्टल पीस के टुकड़े भी शुमार में आ जाते होंगे, मगर जो हालत खिजर अभी तक सीमी की आंखों में देख रहा था, कई लम्हे इसी तरह सिरकते चले गए। सीमी किसी कमजोर लम्हे की जद में आ गई थी। खिजर के सरगोशी करते लहजे ने उस पर कोई सहर फूंक दिया था। नहीं, मैं किसी से नफरत नहीं करती, वो खोए खोए से लहजे में बोल रही थी। तेजी से निगाहें झुका ली, उस साहिर के सहर से पीछा छुड़ाया। तकदीर बहुत मुश्किल मोड़ पर लेकर आ गई थी उसको। तुम कहना कुछ और चाहती हो, छुपा कर क्या करोगी? खिजर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरे लिए बहुत आसान है ये सब करना? खिजर के लहजे में धीरे धीरे सख्ती उतर रही थी। सीमी ने वही नजरें उठाई, चुभती हुई, कोई शिकवा करती, गुस्सा जताती। मैंने ये सब करने के लिए मजबूर किया है। नहीं, मैं ही बेवकूफ हूँ, अकल घास खाने चली गई है। तो मुझ पर चलाने से बेहतर है इसको वापस लेकर आए। किसी दूसरे खेत निकल गई तो जिसके हाथ लगी वापस नहीं मिलेगी। सीमी ने भी भरपूर तंजिया अंदाज में वार किया था, मगर झंझलाए खिजर को उसकी बात ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। यार क्या चीज हो तुम, वो हंसते हुए बोला था। फिर हाथ उठाकर सुलाजू अंदाज में बोला, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा करने का हक नहीं है, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अजनबियत महसूस ना हो। तुम इस माहौल को अपना समझो और खुद को तन्हा मत समझो। इस मेहरबानी की वजह सीमी तासे से मस्त नहीं हुई थी। हमारे दरमियान मौजूद रिश्ता काफी नहीं है? खिजर ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। सीमी ने फौरन नजरें चुराई थी। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, मैं यहाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए पनाह लेने आई हूँ, जैसे किसी कैदी को सजा सुनाई जाती है। ठीक है, कैदी ही सही, ना मानो इस रिश्ते को, लेकिन इस रिश्ते से भी पहले सीमी हम दोनों दोस्त न सही दुश्मन भी नहीं थे। जो दोस्त थे वो दुश्मनी न भागे। आपसे किस बात का गिला करूं? सीमी उसकी बचकाना बात पर हंस पड़ी थी। खिजर ने उसे हंसने दिया। मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। किसको यकीन दिला रहे हैं? खुद को? मैं मान लूंगी तो ज़मीर भी मुतमिन हो जाएगा आपका। वो मस्खराना निगाहों से सवाल कर रही थी। खिजर की पेशानी समटी। जो कुछ शुमाइला ने किया है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ओके? निगाहें उस पर जमा कर चबा चबा कर बोला। क्यों नहीं है जिम्मेदार? जो चीज मैंने कभी नहीं की उसकी सजा क्यों दी आपने मुझे? सीमी भी पहली बार शायद पिघलना शुरू हो गई थी। उसके अंदर जमे खुफी और दुख के ग्लेशियर को रास्ता मिलने लगा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था सीमी। खिजर को हैरत हुई। तुम वहाँ अपनी मर्जी से आई थी, भले शुमाइला के कहने पर, मगर इस सारे में मेरा क्या जुर्म है? मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना। वो उसको अपने लहजे की मजबूती और सच्चाई से यकीन दिलाना चाहता था, मगर सीमी उसकी सच्चाई नहीं सुनना चाहती थी। उसके सामने हर चीज की बस एक ही असलियत थी, झूठ। आपने भी अपनी महबूबा को सच्चा साबित करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। खिजर साहिब, मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं था, फिर भी आपने मेरी ताबूत में आखिरी कील ठोंकी। मैं आपसे किसी रात मिलने के लिए नहीं आई थी, फिर आपने मेरी एक रात का हिस्सा मुझसे इस तरह से क्यों लिया? सीमी की आंखों से टप टप आंसू गिरे। चेहरे पर गुस्सा था न तंज, वो बस दुख से चूर चूर था। आंख से गिरती हर बूंद खिजर से खफा थी, जैसे खिजर से बहुत नाराजी कुछ कह रही थी। खिजर ने कुछ बोला नहीं, वो बस साकत सा सीमी के चेहरे पे फैले इस कुर्ब को देखे गया। सीमी को एहसास नहीं था कि वो आंसू बायक वक्त दो जगह गिर रहे थे, सीमी की आंखों से बाहर, खिजर के दिल के अंदर।
برسات جذبوں کی واردات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دل کا اور آنکھوں کا گہرا تعلق ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق دل کا اور آنسوؤں کا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، میں سمجھ نہیں پا رہا، وہ اٹک اٹک کر بولا، جیسے بولا نہ جا رہا ہو۔ سیمی نے بے دردی سے آنکھیں میچی اور ناگواری سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کی شکل مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سیمی، خضر نے بے چارگی سے پکارا، مگر اتنے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ضد کی کتنی پکی ہے۔ سیمی کے بال اس کی پشت سے نظر آ رہے تھے، لمبے، گھنے اور چمکدار۔ خضر یوں ہی بے مقصد انہیں کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے تمہاری تکلیف کا احساس ہے، میں کبھی تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے پر فورس نہیں کروں گا، وہ اس کی طرف بغیر دھیمے لہجے میں کہتا گیا، جیسے انسان خود سے باتیں کرتا ہے۔ تم گھر جانا چاہتی ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، لیکن تب جب مجھے یقین ہوگا کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی سیمی کے لیے فکر چیخ چیخ کر اپنا وجود ظاہر کر رہی تھی۔ سیمی نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہم بھلے ایک کمرے میں رہیں، میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا، میں ایسا کوئی کام کرنے پر تمہیں مجبور نہیں کروں گا جس میں تمہاری خوشی نہ ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جانتی ہو نا کیوں؟ اس نے افسردہ سے ایک نظر خاموشی سے اس لڑکی پر ڈالی۔ کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے اپنی ماں سے، اور میری ماں نے تمہاری ماں سے، میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا، تمہیں کسی سے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، میں برے وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس لمحے تک جب تک تمہارا اچھا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ خضر نے انگلی اٹھا کر اپنی آنکھ کا کونا ہلکے سے رگڑا۔ تمہیں تمہاری زندگی کا پہلے جیسا مقام ضرور لوٹاؤں گا، میں تمہارا اچھا وقت لے کر آؤں گا، اور جب تمہارا اچھا وقت شروع ہوگا میں وہیں سے تم سے الگ ہو جاؤں گا، خواہ پھر میرا برا وقت ہی کیوں نہ شروع ہو رہا ہو۔ سیمی کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ وہ خضر سے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ شخص اس کا مسیحا نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا خضر نہیں تھا جو اسے روشنیاں لٹاتا۔ وہ اپنے دل میں اسی کے لیے کوئی اچھی یاد، اچھے جذبات نہیں لانا چاہتی تھی۔ لیکن اسے میری التجا سمجھ لو، درخواست یا جو بھی، چاہے خود سے وعدہ کر لو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جوڑا گیا ہے، مجھے اپنا کردار نبھانے دینا۔ تم ایک دن اپنے گھر ضرور جاؤ گی، مگر میرے ساتھ، اس پر عمل کرنا تم سے میری پہلی اور آخری خواہش۔ وہ بات پوری کرنے سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ سیمی نے سسکیاں دبائی تھی کہ وہ سن نہ لے۔ حالانکہ وہ نہ سنے تب بھی بخوبی جانتا تھا اس کے جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا غم تھا۔ اماں اور خضر کی باتیں آپس میں مدغم ہو رہی تھی۔ تم دونوں میں سگا رشتہ ہے سیمی، خضر اور تم خالہ زاد ہو، مولوی حیات کے نواسے۔ آنسو ایک تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، یہاں کبھی مت آنا، اس کے ساتھ خوش رہنا۔ تاجور کے چہرے پر پھیلے آنسو اطمینان کے رنگ سیمی کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کی خالہ کی خوشی، والہانہ پن جس کے وہ خواب دیکھتی رہی تھی۔ زندگی آپ کو کبھی بھی کچھ مکمل کیوں نہیں دے دیتی؟ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ادھورا اور نامکمل، عجیب سی شکل میں، جو نہ سنبھالا جا رہا ہو نہ ٹالا جا رہا ہو۔ پانا ہو یا گنوانا، یہ بھی تو سہل نہیں ہوتا۔ دونوں صورتوں میں کتنے ہی دریاؤں کو عبور کرنے کی مسافت درمیان میں حائل رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ۔ شمائلہ کے دونوں ہاتھ آپس میں پیوست تھے اور وجود پر لرزش طاری ہو رہی تھی۔ اس کا پورا آسمان ٹوٹ گیا تھا، بستی ہل گئی تھی، ذات بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک بڑی نرمی سے پیش آ رہی تھی، اس وقت ان سے زیادہ سنگ دل دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ سنبھالو خود کو، یہ لو۔ انہوں نے گلاس اس کی سمت بڑھایا تھا۔ شمائلہ نے گلابی پڑتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اب مذاق کر رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ جو تم کو سمجھ میں آئے، اچھا لگے۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ آپ کو سب معلوم تھا نا؟ شمائلہ قرب کی انتہا پر تھی۔ اس کے سر میں ابھی تک دھماکے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حواس منتشر تھے، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ایک لمحے میں حقیقت جھٹلائی تو جا سکتی ہے،
قبول نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، سب معلوم تھا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے۔ اس لیے میں نے وہی کیا جو سب کے لیے بہترین تھا۔ تم سیمی کی بات کر رہی تھی نا، اب یہ وقت خود کو دو، تمہیں اس فیصلے میں سب کی بہتری سمجھ میں آ جائے گی۔ شکیلا چائے پینے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی یہ لڑکی کم سے کم ہرٹ ہو۔ سیمی کے حوالے سے اس سے ناراض تھی، مگر اب جب کہ سیمی ان کے بیٹے کے ساتھ تھی، انہیں نہ قسمت سے کوئی شکوہ رہا تھا، نہ کسی انسان سے۔ خضر مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہے نا آپ؟ محبت بہت بڑی حقیقت ہے، یہ آنکھیں بند کرنے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ان سے لڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ساری بازی پلٹ گئی تھی۔ وہ اس سلطنت کو جیتنے کے لیے آئی تھی جس کا تاج اس سے پہلے ہی سیمی کے سر پر سجا دیا گیا تھا۔ محبت نہیں، ٹھکرائی محبت، یہ بھی ٹھوس حقیقت ہوتی ہے۔ تم نے عزت کو چن لیا تھا، تم نے خود اپنی دوست کا نام خضر کے ساتھ جوڑ دیا، اور میرا بیٹا بے دید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا جائے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ اس سے تو کچھ بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں شمائلہ، اس وقت تم نے خود غرضی نہ دکھاتے ہوئے اپنا قصور مان لیا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، اتنا بڑا طوفان نہ آتا۔ تمہارے والدین تم سے ناراض ہوتے، شاید سختی کرتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ خضر سے ملنے پر راضی ہو جاتے، تو ان کا انتخاب خضر ہی ہونا تھا۔ اولاد کی خوشی بلا شبہ ہر معاملے پر غالب آ جاتی ہے، ہاں، مگر قسمت۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ قسمت میں یہ نہیں تھا۔ اب ناممکن ہے کہ تم خضر کی زندگی میں آ سکو، چاہے اپنی سچائی قبول کر لو یا جھوٹ پر قائم رہو۔ وہ لمحہ واپس نہیں آتا، خضر واپس نہیں آ سکتا۔ آنٹی پلیز ایسا مت کہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں سب آہستہ آہستہ ٹھیک کر دوں گی۔ میں بتا دوں گی کہ سچائی کیا ہے۔ سیمی کو اس کے گھر والے قبول کر لیں گے۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ شکیلا نے اپنی نظریں پھیر لی۔ کسی لڑکی کا اپنے سامنے اس طرح التجایا بیٹھ کر دیکھنا ان کے لیے بھی ایک امتحان تھا۔ تم اگر یہ کرو گی تو میں تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھوں گی۔ تمہارے دل کا بوجھ ہٹ جائے گا، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ دونوں اس زبردستی کے بندھن میں قید نہیں رہ سکتے۔ میں ان دونوں کو جانتی ہوں۔ خضر نے میرے ساتھ اس زندگی کے خواب دیکھے ہیں، وہ کبھی بھول نہیں سکے گا۔ سیمی کو پلیز سمجھیے۔ شمائلہ اب کسی قدر جھنجھلا کر بولی تھی۔ زندگی میں کبھی اسے کسی کی منت نہیں کرنی پڑی تھی، اور اس وقت پہلے دھچکے کو سہنے کے بعد اس کے اندر پھر سے حکم دینے والی شمائلہ جاگنے لگی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے۔ اب تو اور بھی اپنی تربیت پر رشک آ رہا ہے کہ اپنے نکاح کے بعد اس نے تمہاری فون کال نہیں اٹھائی۔ اس کا سارا وقت اس کی بیوی کے لیے ہے۔ شکیلا کے چہرے پر محبت، طمانینت کے کئی رنگ اترے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان رنگوں نے کئی پہلو بدلے۔ شمائلہ چند لمحے چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کے لیے ایک انجان لڑکی زیادہ اہم ہے، مگر اپنے بیٹے کی محبت سے کوئی غرض نہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال کیا تم نے۔ وہ مزے سے مسکرا اٹھی تھی۔ میری بیٹی جیسی ہو تم، اس لیے تم سے ہمدردی ہے مجھے۔ لیکن وہ ذرا سا آگے ہوئی پرجوش ہو کر۔ سیمی سے مجھے محبت ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، میری بہو بھی، اور میری بہن تاجور کی بیٹی، میری بھانجی بھی۔ آج انکشاف در انکشاف کا دن تھا۔ یہ دن شمائلہ کے حق میں نہیں تھا۔ مقابلے میں سیمی نہیں تھی، مگر وہ سیمی کے آگے کھڑے لوگوں سے ایک ایک کر کے ہارتی جا رہی تھی۔ ایک روانی اور میٹھی آواز میں پڑھے جانے والے کلام پاک کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ سورج دیواریں پھلانگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی۔ رات وہ نہ جانے کس پہر چارپائی کے بازو پر گال ٹکا کر دنیا اور زندگی کے بخیروں سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور اس وقت آنکھ کھلی تو وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ کرم الہی یا کسی اور نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس گھر میں کوئی اور تھا ہی کون؟ ثانیہ نے اپنی ہی سوچ کی تردید کی اور آنکھ مسلتی ہوئی اٹھی۔ یہ آواز کرم الہی ہی کی تھی۔ بان کی چارپائی پر ریل کے آگے رکھے بڑے اور موٹے حروف والے کلام پر انگلی پھیرتا ہوا وہ تلاوت میں مشغول تھا۔ ثانیہ کو حیرانی نے گھیر لیا۔ شاید اس نے اس منظر کی توقع نہیں کی تھی۔ اس کی محویت سے تختہ پا کر کرم الہی کی نظر جوں ہی اس پر اٹھی، اس نے تلاوت روکے بنا ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا تھا۔
ثانیہ دوپٹہ درست کرتی کسی معمول کی مانند چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ دھوپ چبھنے لگی تھی، پھر بھی اس سے بے نیاز ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن پڑھ سکتی ہو؟ درمیان میں انگلی رکھ کر کرم الہی نے قرآن پاک کو بند کیا اور اس سے سوال کیا۔ ثانیہ نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے عام سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ ثانیہ شرمندہ سی رہ گئی۔ کرم الہی شاید آج کل پوچھ رہا تھا، لیکن اسے لگا جیسے وہ پہلے کا بھی سوال کر رہا ہو۔ وہ اپنی کاہلی میں وہ باقاعدگی سے تلاوت نہیں کر پاتی تھی۔ گھر میں پڑھتی تھی، بس یہاں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ یہ بھی مسلمان کا گھر ہے اور قرآن کو نماز کی طرح فرض جان کر روز تھوڑا سا پڑھ لیا کرو، کم وقتی پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔ کرم الہی کے منہ سے ایسی بات ثانیہ دوسری مرتبہ حیرت کا بت بن گئی تھی، گو کہ وہ اسے جانتی نہیں تھی، پھر بھی اس کی نظر میں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا تھا، یا شاید جیسے حالات بیت رہے تھے وہ اچھا سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ کرم الہی نے اسے ساکت کھڑا دیکھا تو ماتھے پر شکنیں ڈالی۔ اب کھڑی ہو کر کون سی صلاواتیں پڑھ رہی ہو مجھ پر؟ بیٹھو اور پڑھ کر سناؤ مجھے۔ میرا تلفظ زیادہ درست نہیں ہے، کچھ حرف اٹک جاتے ہیں۔ جی میں منہ دھو کر۔ ثانیہ نے جلدی سے منہ پر پانی ڈالنے کا اشارہ کیا۔ کرم الہی نے زبان کو حرکت دیے بغیر اس بات میں سر ہلایا۔ قرآن پاک کھول لیا۔ تلاوت کی آواز سارے میں گونجنے لگی تھی۔ کلام پاک کی آواز میں چہرے، بازو اور پاؤں پر پانی بہاتے ہوئے ثانیہ کے دل پر رخت طاری ہونے لگا تھا، دل موم سا ہونے لگا تھا، سب کچھ فراموش ہو گیا تھا اتنی آسانی کے جو اس سے پہلے کبھی سوچا نہ گیا تھا۔ وہ وضو کر کے آئی اور کرم الہی کے مقابل بیٹھ گئی۔ کرم الہی نے جہاں پر انگلی رکھی ثانیہ نے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کرم الہی خاموشی سے سننے لگا۔ ایک عجیب سا سما بند گیا تھا۔ جہاں پر کرم الہی کو روانی زیادہ محسوس ہوتی وہ روک دیتا۔ یہ سطر دوبارہ سے پڑھو، اور ثانیہ مزید ٹھہر ٹھہر کر اور صاف لہجے میں وہ دہرانے لگتی تھی، جس سے کرم الہی کو وہ آیت سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ثانیہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی بن گئی جو ہر صبح اپنی ماں سے قرآن سیکھا کرتی تھی اور اگلے دن کا سبق اپنے باپ کے سامنے دہرایا کرتی تھی۔ حاکم حسین اس کے زور شور سے ہل ہل کر پڑھنے پر اسی طرح ٹوک دیا کرتے تھے۔ آرام سے ثانیہ، یہاں سے دوبارہ پڑھو۔ ابا ٹھیک تو ہے، مجھے خود سے پڑھنا آتا ہے، جلدی جلدی پڑھو گی تو غلطی ہوگی، سکون سے اور دیکھ کر یاد کرو، ورنہ تمہاری ماں۔ ابا اسے ڈراتے۔ اماں بہت غلطیاں پکڑتی ہیں، وہ منہ بسوڑتی، غلطیاں درست کرتی ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں بیٹا۔ ثانیہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھوں میں جھڑتا رواں ہوا اس کے عارض سے دامن کو بھگوتا چلا گیا۔ آنسو تھوڑی سے ٹپک ٹپک کر گود میں موتی بن کر گر رہے تھے۔ وہ بغیر رکے یا اٹکے دھیرے دھیرے پڑھتی جا رہی تھی۔ کرم الہی اردو پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ ثانیہ درمیان میں کسی آیت کا ترجمہ بھی سنا دیتی تھی۔ کرم الہی بالکل خاموشی اور دھیان سے سن رہا تھا۔ چندا کچی دیوار پھلانگ کر صحن میں کودی تو یہ منظر دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ سفید قمیض میں کرم الہی اور سفید دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹے ثانیہ سفید اوراق والے قرآن پاک کو یکسوئی سے پڑھنے والے دو فرد پاکیزگی کا ایسا منظر پیش کر رہے تھے کہ چندا عجیب سے احساسات میں گھر کر آگے قدم نہیں بڑھا سکی۔ کچھ دیر بعد جب ثانیہ نے وقفہ لیا تو کرم الہی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ثانیہ قرآن پاک کو غلاف دینے لگی تھی۔ چچا کچھ کام تھا تجھ سے؟ چندا نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا تو کرم الہی اٹھ کر اندر چل دیا۔ چندا نے عجیب سی نظریں ثانیہ پر ڈالی۔ ثانیہ جس کا دل ایک دم پرسکون ہو رہا تھا، فلک پر اڑتے بادل کی مانند ہلکا پھلکا اور بے وزن۔ مجھے 1500 روپیہ چاہیے کسی کام کے لیے۔ ثانیہ کے کانوں میں چندا کی آواز پڑی تھی۔ وہ سننے لگی۔ تو اپنے شوہر سے مانگ۔ میری کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو آئے دن تیرے کام پورے نہیں ہوتے؟ حسب معمول کرم الہی کی روبدار آواز صحن کی آخری دیوار تک گئی تھی۔ اچھا نا، لوٹا دوں گی، صبح ہی لڑکا دکان پر گیا ہے، شام تک کر دے گا بندوبست۔ چندا نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، جیسے اسے امید تھی مل جائے گا پیسہ۔ ہاں، جیسے پہلے واپس لوٹاتی رہی ہے نا۔ دیکھ چچا، یہ عادت بہت بری ہے تیری، تیرا ہر کام کروں میں، کھانے پکانے سے لے کر برتن دھونے تک، اور جب بھی کام پڑے تو یہی کرنا ہے۔ تو نے آخر کرنا بھی کیا ہے؟
चल मैं नहीं मांगती। वो फौरन जज्बातियत दिखाकर कमरे से जाने लगी। करम इलाही ने आवाज देकर रोका था। बस कर दे ड्रामे शुरू। ये ले तेरा 100 रुपए, आज हकीम से दवा लेने जाऊंगा। 200 कुछ मेरे पास छोड़ दे। चंदा खुशी खुशी नोट मुट्ठी में मरोड़ती वापस अपने घर को कूद गई थी। सानिया को कुछ समझ में नहीं आया था, मगर फिर भी अपने कुछ गैर मुनासिब लग रहा था। चलो भाई, कल से तुम हर रोज मेरे साथ कुरान पढ़ोगी। तुम बहुत साफ और प्यारा पढ़ती हो। जी, उसने जवाब दिया। मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी। करम इलाही छांव में बैठते हुए हसरत ज़दा लहजे में किसी ख्वाहिश को जाहिर करने लगा। काश अल्लाह ने मुझे कोई औलाद दी होती, मैं उसे दीन पढ़ाता, फिर उन्हें नसीहत करता कि रोजाना मुझ पर एक खत्म भेजा करो। पूरा कुरान ना सही, 4 कुल पढ़कर रोजाना मेरी रूह को बख्शती। मैंने सुना है इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। मेरी कब्र पर कितनी ही नेकियां इकट्ठी होती रहती। मुझे बताया जाता कि मेरी औलाद मेरे लिए सदका जारिया का जरिया है। करम इलाही की बात गौर से सुनती सानिया के लिए उसे देखते रहना मुश्किल हो गया था। कितनी महरूमी थी इसके लहजे में। सारी जिंदगी गुजार देने के बाद तो ये तरफ और भी बढ़ जाती होगी, लेकिन अल्लाह की हिकमत, अल्लाह ने जाने उसने मुझे औलाद नहीं दी, मगर आज ना जाने क्यों लग रहा है ये काम मेरे लिए तुम करोगे। करम इलाही ने अचानक उसको देख कर कहा और अपनी बात पर खुद हंस पड़ा। तुम तो जीते जी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, मर के कहाँ याद रखोगे। उसे अपनी कही बात पर पुख्ता यकीन था। सानिया ने निगाहों का जाविया बदला। रात बहुत तेज बुखार था आपको। चाय और अंडा बना लेती हूँ, नाश्ता करके कंपाउंडर को दिखाओ। सानिया ने नरम लहजे में मशवरा दिया। तुम बनाओगी? करम इलाही ने फौरन पूछा। सानिया ने सर हिलाया। मैं बना लेती हूँ। चलो फिर तुम साथ चलना मेरे। बोतल ड्रिप ही लगा देगा वो तो, ख्वामखा पैसे बना रहा है। करम इलाही नागवारी से बुरबुरा कर रह गया। सानिया जहन में अटकी चंदा के पैसों वाली बात को सोचती हुई अंदर भर गई। सब कुछ खत्म होकर रह गया था। ना कहने के लिए कुछ बाकी रहा, ना सुनने के लिए। वो इसी तरह यही तही दामन रह जाएगी, ये उसके लिए ख्वाब में सोचना भी महाल था। मैंने तो सिर्फ एक गलती की, बाकी सब ने मिलकर पूरा प्लान ही तैयार कर लिया। वो दुपट्टे से अपना चेहरा खुश्क करके तंजिया हंसी थी। उसके चेहरे की रौनक निचोड़ ली गई थी। मैंने अच्छा किया यहाँ आ गई, सबकी असलियत मुझ पर खुल गई। मैं तो समझती रही मैंने अपनी दोस्त के साथ गलत किया, मगर उसने तो मेरे नसीब को ही मुझसे छीन लिया। गलत बात, नसीब छीनना किसी इंसान के बस में नहीं है। शकीला ने उसकी तस्दीक की। सब कुछ सीमी के सामने था, फिर भी उसने हामी भर ली। मेरे लिए तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मेरे सामने वो सच साबित हो रहा है जो मेरे माँ बाप कहते आए हैं। मुझे उम्मीद है अब तुम्हारे लिए आगे बढ़ने में आसानी होगी। शकीला ने बर्तन ढक दिए, जिसका मतलब था नशिस्त बर्खास्त हुई। शुमाइला को भी उठ जाना चाहिए और खुद उन्हें भी। खिजर ने कभी मुझे नहीं बताया कि उसकी खाला हैं ताजवर। क्या आपकी तरबियत में धोखे में रखना अच्छी आदत है? खिजर खुद नहीं जानता, मैंने उसे नहीं बताया। मजीद सुनना चाहो तो अपने माँ बाप से पूछ लेना। शकीला दो टोक सा बोल रही थी। आपके वक्त का शुक्रिया। शुमाइला अपना बैग संभालती खड़ी हो गई थी। जाते जाते तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। शकीला हयात भी अपनी जगह छोड़कर उठी थी। क्यों और कैसे के चक्रों में मत पड़ना। तुम इज्जतदार माँ बाप की बेटी हो, मजीद कोई तमाशा मत बनाना। और हाँ, सीमी और खिजर अब 2 इंसान होकर भी एक हैं। उनके दरमियान आने वाली अब तीसरे दर्जे की होगी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम वो तीसरा इंसान नहीं बनोगी। जो एक दूसरे के लिए बने थे वो एक दूसरे के साथ हैं। शकीला की बात उसने अपने अक्कब से सुनी थी और अपनी पुश्त के पीछे ही रहने दी। जो सोच लेकर शुमाइला बहादुर खान यहाँ आई थी, इसमें ये दूर तक कहीं नहीं था कि उसे इस घर से बेआबरू होकर निकलना पड़ेगा, अपनी मुर्दा मोहब्बत और अना समेत। गांव के कंपाउंडर ने करम इलाही को हस्बे मामूल मुख्तलिफ रंग की गोलियां देते हुए सानिया पर नजरें जमाए हंसकर जताया था। तेरा अब इन गोलियों से कुछ नहीं बनने वाला चाचा। एक तरफ दवाई खाता है, दूसरी तरफ खुराक का भी परहेज नहीं करता। तेरा अल्लाह हाफिज है। कई बार उसने मीठी निगाहें सानिया पर लौटाई थी। सानिया ने दोबारा उस पर नजर ही नहीं डाली। और मेरा हिसाब क्लियर कर दो, कल को मर गए तो नुकसान कौन पूरा करेगा? बड़ी महंगी दवाइयां देता हूँ तुझे। ये बात भी उसने सानिया को सुनाई थी। सानिया ने उठते हुए जवाब देना जरूरी समझा। इंसान मर जाते हैं, पैसे यहीं रह जाएंगे।
تمہارے بھی اور ان کے بھی حساب کر کے پرچی بھجوا دینا۔ ثانیہ کے کڑے تیوروں پر وہ تھوڑا سا دب گیا۔ باہر آ کر ثانیہ کرم الہی سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس سے اثر پڑے گا۔ ہاں تیری دواؤں میں زیادہ اثر ہوگا، اس لیے تو آتے ہی مجھے بیمار کر دیا۔ کرم الہی چڑ کر بولا، میرا مطلب تھا اسے تو مرض تک کا نہیں پتا، معمولی سے بخار کی گولیاں پکڑا دیتا ہے۔ اس عمر میں آب حیات کوئی لے کر آئے تو لے آئے، شہر جا کر ایک بار ٹیسٹ کروا لو۔ ثانیہ نے خلوص نیت سے مشورہ دیا تھا۔ ہاں یہ بات، کرم الہی کی آنکھیں چمک گئی، تیرے باپ کی طرح بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تجھے شہر لے کر سیر کرواؤں گا تاکہ اچھا پھر یہی مرتے رہو میری طرف سے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی 2-4 قدم آگے چلنے لگی۔ یہ بد مزاج سا بڈھا ہمدردی کے قابل ہی نہیں تھا، اس کا ہی دماغ خراب تھا جو بزرگ جان کر مشورہ دینے لگتی تھی۔ گھر پہنچ کر کرم الہی چارپائی پر گر کر ہانپنے لگا۔ ذرا دور چلنے پر اس کی سانس پھول جایا کرتی تھی۔ کرم الہی کی ابھی آنکھ لگی ہی ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ کشمکش کا شکار ہو گئی، نہ جانے کوئی کرم الہی سے ملنے آیا تھا، چندا کا آوارہ شوہر تھا، وہ دروازہ کیسے کھولے؟ لیکن دروازہ ہلکے ہاتھ کی دستک سے بجتا رہا تو مجبوراً اسے جانا پڑا۔ کون؟ اس نے جھانک کر پوچھا، مگر جواب ندارد۔ ہیلو؟ ہلکا سا کواڑ کھول کر اس نے دونوں آنکھوں سے جھانکا، مگر کوئی وجود نظر نہیں آیا۔ وہ واپس مڑنے لگی تھی، اس کے نام کی بے تاب پکار سماعتوں میں پڑی۔ ثانیہ! ثانیہ تھم گئی، شور تھم گیا، یہ آواز، یہ انداز، یہ طرب، خاموشی اس کے چاروں گرد رقصہ ہو گئی تھی۔ ثانیہ! وہ بھلے ناراض تھی، اسے یاد نہیں کرتی تھی، اسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی، مگر دنیا میں کہیں دور، کہیں بہت گہرائی میں ذرا سا تو وہ کچھ ہوا تھا۔ شمریز بہادر خان اپنے قدموں پر اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، نڈھال سا شمریز جیسے پیاسا سراب کے پیچھے بھاگ بھاگ کر پانی کو دیکھتا ہے، جیسے صحرا کی دھرتی آسمان پر تیرتے اکلوتے بادل کے ٹکڑے کو، جیسے شمریز ثانیہ کو اس کو دیوانہ وار نگاہوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک قدم بھی بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ثانیہ چند قدم اٹھاتے اس کے پاس آئی تھی۔ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ چہرے پر شناسائی تو کچھ نہیں تھی، صرف کھٹور پن۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تمہارا سامنا کیسے کروں گا۔ میرے ساتھ چلو ثانیہ۔ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھ گیا تھا، گھٹنوں کے بال بیٹھ کر ثانیہ کی طرف مغموم نگاہوں سے تکتا ہوا۔ ثانیہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کہاں؟ میرے گھر، میری حویلی، جہاں سے مجھے نکال دیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ میں چھپ کر عشق کر سکتی ہوں تو میری بہن کو کیوں نہیں؟ ثانیہ نے سکون سے وہ الفاظ دہرائے تھے جسے سن کر شمریز نے آنکھیں بند کی، پھر کھولی۔ یہ دیکھو، یہ الفاظ مت دہراؤ۔ اس نے ٹھک سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں زندگی بھر اپنے ان الفاظ پر شرمندہ رہوں گا، مجھے معاف کر دو یار۔ لوگ تو محبت میں بے وفائی معاف کر دیتے ہیں، تم ان الفاظ کو نہیں بھلا سکتی میری محبت کے آگے۔ اس کی حالت پر ثانیہ کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ کتنی زندگیاں ایک ساتھ برباد ہو گئی تھی، مگر بظاہر اس نے بے نیازی کا خول چٹکنے نہیں دیا۔ محبت میں کر دیتے ہوں گے معاف، مگر یہ محبت ہی گالی بن جائے تو یاد رکھنے کو کچھ نہیں بچتا۔ میں نے بھی سب بھلا دیا ہے، تم یہ جھوٹ خود سے مت بولو۔ جس طرح میں یقین نہیں کر رہا تمہارا دل بھی نہیں کرے گا۔ جھوٹ؟ اب ہی تو حقیقت میں جی رہی ہوں۔ دیکھو تمہیں لگا ہوگا میں بہت دکھ میں ہوں، جو کہ تم ہو، ہرگز نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ ثانیہ کہتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ ہنسی علامت نہیں ہوتی خوشی کی، تو سنجیدگی بھی دکھ کی علامت نہیں ہوتی۔ میں اب شادی شدہ۔ جسٹ شٹ اپ، اپنے منہ سے یہ بکواس بولنا بھی مت۔ شمریز نے اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ثانیہ کراہ اٹھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے ثانیہ حاکم، اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ مجھ سے تمہیں کوئی دور نہیں کر سکتا، خود تم بھی نہیں۔ ثانیہ نے اس کے جنونی انداز پر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تم کبھی تھے ہی نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ وقت نے اپنے وقت پر سب کی اصلیت ایک دوسرے پر واضح کر دی۔ وہ اصلیت نہیں تھی یار، ثانیہ
मेरी अजियत नजर नहीं आ रही, तुम्हारी दूरी का सोच कर मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा। गुस्से में कहे इन चंद अल्फाज में मेरी मोहब्बत को मत तोलो। वो बेबसी की इंतहा पर था, मगर सानिया के पास अब इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। वो मजीद उसकी कैफियत सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। हम सब अपनी अपनी जगह जी रहे हैं, तुम भी जी लोगे। दोबारा मेरा तमाशा लगाने मत आना, वरना तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि इस घर का सरबराह बूढ़ा जरूर है, मगर इसमें ताकत बैक वक्त कई लोगों से निमटने की है। सानिया ने तेजी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया था। दिल को बहलाने के लिए उसने झाड़ू उठाया और पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। पूरे सेहन के पत्ते हटाए, जंगली घास साफ की, बेलों को सीधा किया, फिर बगैर धुले कपड़े लेकर नलके में बैठ गई। साफ सुथरा घर और तार पर लटकते कपड़े करम इलाही के घर में एक औरत की मौजूदगी का एहसास जगा रहे थे। वो आखिरी कमीज धोकर फारिग हुई थी कि दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। सानिया का दिल उछलकर हलक में आ गया। करम इलाही उठकर दरवाजा खोलने चला गया था। वो शिद्दत से दुआ करने लगी कि ये शमरेज ना हो। करम इलाही किसी से बात करते हुए अंदर की तरफ भर रहा था। आने वाला वजूद जाहिर हुआ तो वो मोइन था। सानिया का दिल धड़का। शायद सीमी की कोई खबर लेकर आया हो सकता है सीमी वापस आ गई हो। हाँ, भला अब अब्बा क्या कर सकते थे? जो कुछ होना था वो तो सानिया के साथ हो चुका था। कैसी हो सानिया? झिझक कर बैठते हुए उसने सानिया से हाल पूछा था। सानिया ने जज्बात से आरी लहजे में जवाब दिया, ठीक हूँ। चचा ने बहुत गलत कदम उठा लिया, बहुत जुल्म किया तुम पर। मैं तुम्हें लेने आया हूँ सानिया। मैं इस वक्त वहाँ मौजूद होता तो तुम्हें कभी, जब आप मौजूद थे तब कौन सा मान रख लिया था आपने? एक शिकवा लबों पर मचल गया। मोइन लाजवाब होकर रह गया। मैं यही ठीक हूँ मोइन भाई, मैं इस घर में वापस नहीं जाना चाहती। कैसे गुजारोगी यहाँ? मोइन तासुब से पूछ रहा था। सानिया मुस्कुराई। इंसान कहाँ गुजारते हैं, जिंदगी गुजार देती है इंसानों को। तुम बहुत मासूम और छोटी हो सानिया, किसी और के किए की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है, वरना चचा कितना प्यार करते हैं तुमसे। यहाँ ऐसा ही होता है। वो तिनके से जमीन कुरेदने लगी थी। सीमी ने अपनी जिंदगी पर तुम्हें कुर्बान कर दिया। तुम ना समझ थी, उसे समझना चाहिए था कि वो इस तरह ना जाए। वो धीरे धीरे किस मौजू की तरफ आ रहा था। सानिया को कुछ महसूस होने लगा। हर इंसान को अपनी जिंदगी बचाने का हक रखता है। सीमी ने कौन सा अनोखा काम लिया? मुझे बताओ सानिया, सीमी किसके साथ गई है? तुमने उसे घर से निकलने में मदद की थी। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हें नहीं लगता इसकी हकदार वो थी? मोइन ने अपनी आमद का मकसद बयान कर दिया था। सानिया सोच में पड़ गई थी। सीमी मेरी मुजरिम है। हाँ, वो बेसाख्ता बोला था। तो इसकी सजा देने का हक मेरे पास होना चाहिए, किसी और को नहीं। मोइन के चेहरे का रंग बदला। उसके लिए जरूरी है कि उसे तुम्हारे सामने लाया जाए, लेकिन जब तुम कभी ना कभी वो सामने जरूर आएगी। सानिया ने खोए खोए लहजे में बताया। अभी क्यों नहीं? मोइन ने चुपते लहजे में पूछा। क्योंकि वो किसी मंसूबे के तहत नहीं भागी थी, ना ही किसी शख्स के साथ। वो धीरे धीरे बोली। तो फिर? मोइन चौंक गया। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो उसे पनाह मिल ही जाएगी। ना जाने इस वक्त वो कहाँ होगी, किसी इंसानों में या इंसानों से दूर। सानिया की बात पर मोइन के असाब झंझला उठे। वो तैश में खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रही हो? यही बकवास जो आप सुनने आए हैं। झूठ नहीं सुनना मुझे, यही मेरा सच है। मुझ पर एतबार नहीं है तुम्हें? भाई हूँ तुम्हारा। उसने रोब डाला। एक आखिरी बार, मक्खन पर से नहीं फिसलूंगी। अल्लाह उसे सलामत रखे। मेरा एक ही भाई काफी है, मजबूत लहजे में कहकर वो उठ गई। मोइन उसे देखता रह गया। उसके सामने सवाल ना करने वाली सानिया किस कदर जवाब दे गई थी। सच्चाई उगलवाने आया था उसका दूसरा भाई, तो उसने भी सुना दिया, आधा सच और पूरा झूठ।